यस, माई सेल्फ डॉक्टर कमलेश नारायण, और मैं अब इस चैप्टर के अंतिम चरण पे आ गया हूं। दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज डिसऑर्डर्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। आप ह्यूमन फिजियोलॉजी का कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तो हर चैप्टर के लास्ट में कुछ डिसऑर्डर्स दिए गए हैं, लेकिन ये डिसऑर्डर्स जब हम लोग पढ़ाने आते हैं तो बड़ी अजीब सी स्थिति हो जाती है, क्योंकि लड़के का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है और सोचता है कि यार मतलब फीलिंग आने वाली डॉक्टर वाली, अब मैं डॉक्टर बन रहा हूँ, तो सर वो हटा दीजिए। वो इसलिए हटा दीजिए क्योंकि अगर ये फीलिंग करके बैठें कि आज हम बीमारी सीख जाएंगे तो आप बीमारी सीख नहीं पाओगे। 2 लाइनों 1 लाइनों में बीमारी कैसे सिखा दूंगा? आई विल ट्राई टू द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द डिजीज, आई विल नॉट एक्सप्लेन फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिजीज। बड़ी बीमारी होती है, उसके लिए आपको काफ़ी लंबी पढ़ाई करनी पड़ती है। मैं चाहता हूँ आप उसी के काबिल बने। आपके सिलेबस में 3 बीमारियाँ सिर्फ दी गई हैं। 1 इज़ द अस्थमा, 2nd इज़ एम्फाइसीमा एंड 3rd इज़ ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज़। तो एक एक करके हम शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहली बीमारी जो हमको दी गई है, एंड इट इज़ द अस्थमा। अब हम कहते अस्थमा है क्योंकि अगर सही प्रोनाउंसिएशन कर देंगे तो हो सकता है कुछ लोग को तकलीफ हो। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है एज़मा। अब आप किसी को एज़मा बताओगे तो लोग शायद एक्जिमा समझने लगते हैं, इसलिए सही प्रोनाउंसिएशन हमारे यहाँ बोला नहीं जाता, क्योंकि हम इंग्लिश कम बोलते हैं, इंग्लिश ज़्यादा बोलते हैं। खैर, तो हम यही कहेंगे, आप अस्थमा समझें। आपकी किताब में जो डेफिनेशन दी गई है वो बड़ी अजीब सी दी गई है, और टेक्निकली देखा जाए तो बहुत अच्छी डेफिनेशन नहीं है, लेकिन मैं किताब तो गलत नहीं करूँगा। मैं तो यही बोलूँगा भाई इन्फ्लेमेशन हो जाता है, लेकिन पहले मैं कहूँगा कि अब एकदम रियल डेफिनेशन समझें। अस्थमा है क्या? तो ये जानिए, अस्थमा इज ए टाइप ऑफ एलर्जिक डिसऑर्डर। एक प्रकार का एलर्जिक डिसऑर्डर है, क्योंकि एक खास इन्वायरमेंट में हम भी एक्सपोज होते हैं, आप भी एक्सपोज होते हैं, बट समवन सफर फ्रॉम अस्थमा इन दैट एनवायरमेंट एंड अदर नॉट। तो किसी खास चीज़ से एलर्जी है। अब इस एलर्जी का मतलब क्या होता है? एलर्जी का मतलब होता है हाइपर सेंसिटिविटी। किसी चीज़ के प्रति आप ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव हैं तो उसे कहते हैं एलर्जी। जैसे अगर हमारी बात करें तो मैं अपने सबसे बड़े वाले मामा के प्रति बहुत एलर्जिक हूँ। वो मेरे बड़े वाले मामा जैसे घर में इंटर करते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ ही जाता है। ऐसा नहीं हमारी उनसे कोई बातचीत नहीं होती है, कभी हमने बातचीत की नहीं, लेकिन उनकी बातें, उनकी हरकतें हमें सूट नहीं करती। तो जो उनकी फितरत है, जो उनकी सोच है, वो मुझे ठीक नहीं लगती। हालांकि वो करते अपने लिए हैं, अपनी ज़िंदगी जीते हैं। दैट इज़ एलर्जी। एक दिन मामा जी ने कान पकड़ के बिठा लिया कि बोल कमलेश, समस्या क्या है तुमको हमसे? हमने तुम्हारे कभी लाइफ में कुछ किया, कोई छिड़काने की? हमने कहा नहीं किया, लेकिन हमें तकलीफ होती है। सर यही एलर्जी है। मैं हाइपर, छोटे वाले मामा आते हैं, मझले मामा आते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम से बड़े वाले मामा से। ये हाइपर सेंसिटिविटी है। भाई कोई भी आपके घर में आता है, थोड़ी सेंसिटिविटी तो बढ़ जाती है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। इसका रीज़न नहीं होता कोई। वही तो मैंने कहाँ बता पा रहा हूँ, अपने मामा जी के प्रति मैं सेंसिटिव हूँ ज़्यादा, लेकिन कहाँ आपको एक्सप्लेन कर पाया। कभी मदद ही की होगी उन्होंने हमारी मम्मी की, लेकिन मुझे समझ में नहीं आती। यही बातें भी है, क्योंकि आदमी कहता है हमको धूल से एलर्जी है, कोई कहता है हमको सूरज की रोशनी से एलर्जी है, कोई कहता है हमको पीली लाइट से एलर्जी है, कोई कहता है हमको गुलाब के फूल से एलर्जी है। क्यों? पता नहीं। इसका रीज़न कहाँ मिला हमको? वही गुलाब का फूल दूसरा आदमी सूंघता और आनंदित होता है, और दूसरा आदमी गुलाब का फूल सूंघता और बेहोश हो जाता है। हो जाता है, विश्वास करिए। जिसके अंदर सेंसिटिविटी है वो हो जाता है। उसी धूल में आदमी जो है झाड़ू लगाता हुआ निकल लेता है, उसको कुछ नहीं होता, और आप जैसे ही गुजरते हो आप छींकने खांसने लगते हो बिकॉज ऑफ एलर्जी। रीज़न नो। तो आप यही तो कहते हो कि भाई हमको एलर्जी है, तो सेम इज इट। अब हुआ कैसे? जैसे हमारा रेस्पिरेटरी ट्री अगर देखा जाए तो ट्रैकिया और ब्रोंकाई तक तो कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, लेकिन ब्रोंक्यूल में अगर हम लोग चले, जहाँ पर आपके पास छल्ले नहीं थे, कार्टिलेजनस रिंग नहीं थी, स्मूथ मसल्स थी, ज़रूरत पड़ने पर पिचक सकती है। तो जैसे ही मान लीजिए कोई एलर्जिक पार्टिकल यहाँ से इंटर किया हवा के रास्ते से, द डस्ट पार्टिकल, वही एलर्जिक पार्टिकल जब यहाँ पर पहुँचता है तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम सोचता है कि कहाँ घुसा चला आ रहा है यार,
इसको तो मैं पसंद ही नहीं करता हूं। तो जैसे मेरे मामा जी जब घर आ जाते हैं तो मैं कुछ ऐसी तरकीब ज़रूर लगाता हूं कि किसी तरह भाग जाएंगे, कुछ ना कुछ ज़रूर कर दूंगा। जैसे खाना बन चुका होता है, उनकी खाना थाली में लेके जब जाता हूं, सोचता हूं कहीं अगर नमक मिले तो धीरे से थोड़ा ज़्यादा डाल दूं। ये मेरी खुराफात है, क्योंकि मैं नहीं चाहता वो ज़्यादा कहीं मेरे कमरे में घुस आए, तब तो मैं उधम काट दूंगा। द सेम इज हियर। इसी डस्ट पार्टिकल्स आपको एलर्जी है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सोचता है ये घुसता चला आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? उसने कहा कि सर देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम इनको अंदर ना जाने दें, ये तो कर सकते हैं। तो उसने क्या किया, अपनी इन जगह पर, इस जगह पे जो मसल्स थी उसको अचानक कॉन्ट्रैक्ट करा दिया, इस जगह पे। यस, तो जब ये आपके पास कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो रास्ता हो गया नैरो, और रास्ता जब नैरो हो गया तो आसानी से अब वो डस्ट पार्टिकल अंदर नहीं जाएगा। अब हमारा सही शब्द आया स्पैज्म। यही सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है। अस्थमा इज एलर्जिक डिसऑर्डर दैट रिप्रेजेंट स्पैज्म। कई लोग तो लिखते हैं स्पैज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन। अब ये स्पैज्म का मतलब ही होता है सडन कॉन्ट्रैक्शन। स्पैज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन को जोर नहीं देना है, लेकिन जो आपको बेहतर लगे। स्पैज्म इन द ब्रोंकियोल वॉल, जो ब्रोंकियोल की दीवार है उस पे स्पैज्म हो जाए, ऑल ऑफ सडन कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, रास्ता सकरा हो जाएगा, डस्ट पार्टिकल अंदर नहीं जाएगी। लेकिन इससे तकलीफ हो जाती है। तकलीफ क्या होती है? अब रास्ता आपने सकरा कर लिया तो सर हवा तो कैसे जाएगी? इनका जाना या हवा का निकलना तकलीफ दे हो जाता है, रास्ता सकरा हो जाता है, इससे एक अजीब तरह की आवाज आती है, लाइक दिस। ये जो आवाज आई है, इसी आवाज को हम लोग कहते हैं wheezing sound. This wheezing sound appears because of narrowing of lumen. हमारा जो ल्यूमेन है वो नैरो हो गया, नैरोइंग ऑफ ल्यूमेन। तो हमने 3 बातें एक साथ बताई। इट्स एलर्जिक डिसऑर्डर, दूसरा बात स्पैज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन को या स्पैज्म इन द ब्रोंकियोल वॉल, और तीसरी बात हमने कही है दैट इज अ डिफिकल्ट ब्रीदिंग बिकॉज ऑफ द नैरोइंग ऑफ द ल्यूमेन एंड दैट विल कॉज द व्हीजिंग साउंड। एक खरखराहट की आवाज आती है जो हमने आपको करके दिखाया। हाँ, अगर आपका एक्सपोजर लगातार इसी प्रकार की चीज़ों के संपर्क में हमेशा बने रहेंगे तो सर स्थिति ये होगी कि इस जगह पर इन्फ्लेमेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगेगा। सर इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली रास्ता सकरा होता जाएगा, और जैसे जैसे रास्ता सकरा होता चला जाएगा आपकी तकलीफ ये कॉन्टिन्यूअस बनी रहेगी। क्योंकि जो अस्थमैटिक अटैक पड़ता है वो फॉर ए टाइम के लिए पड़ता है, लेकिन अगर लगातार आपका एक्सपोजर ऐसे ही होता रहा, इसी प्रकार से एक्सपोज होते रहे, देयर इज ए चांस कि सर आप में उस रास्ते में इन्फ्लेमेशन बना रहेगा, रास्ता सकरा बना रहेगा। तो इसलिए आपका जो पॉइंट लिखा हुआ है किताब में, दैट इज इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई भी अब हो सकता है एंड ब्रोंक्यूल। तो जी ये हो गया हमारा अस्थमा। फिर से एक बार समझ लें, अस्थमा इज ए एलर्जिक डिसऑर्डर, एक ऐसा एलर्जिक डिसऑर्डर है एंड इन विच स्पैज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ब्रोंक्यूल दैट कॉजेज द नैरोइंग ऑफ द ल्यूमेन, रिजल्ट्स इन द डिफिकल्ट ब्रीदिंग, प्रोड्यूसेस व्हीजिंग साउंड एंड कॉन्टिन्यूअस exposure of the allergic particle causes the inflammation of the bronchi and bronchiole। अब बात है भी इलाज भी बताते चलो इसका। तो इसका इलाज क्या है कि जब आपका रास्ता सकरा हो गया तो हम कोई ऐसी दवा देना चाहेंगे जो इनकी मसल्स को रिलैक्स कर दे। भाई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो सामान्यतः हम ब्रोंकोडाइलेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अस्थमा में जो भी दवा दी जाती है एंड दैट इज ऑलवेज ब्रोंकोडाइलेटर। अब आप कहोगे नाम भी बताओ, तो ज़रूरत तो नहीं है, एंड दैट इज एंटीहिस्टामिन। खैर वो नाम मत याद रखें आप। सो ब्रोंकोडाइलेटर्स का हम प्रयोग करते हैं ताकि हमारी ब्रोंकियोल जो है वो डायलेट कर जाए और आसानी से जो नैरोइंग थी वो पूरी हो जाए।
तो ये पहला बीमारी थी। अब दूसरी बीमारी देख लें। सेकेंड डिजीज इज द सेकेंड जो हमारी डिजीज है एंड दैट इज एम्फाइसीमा। तो अस्थमा के बाद जो दूसरी बीमारी आपको दी गई एम्फाइसीमा, इसको समझिए। सर पहली बात तो आती है कि भैया ये कैसे होती है, तो इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है सिगरेट स्मोक। एम्फाइसीमा की जो लोग सिगरेट ज़्यादा पीते हैं उन लोगों में इसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। अब बात आती है कि सर सिगरेट स्मोक पीने से होता क्या है। उसको जानने से पहले भी जान ले, सिगरेट पीने वाले दो लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो वास्तव में सिगरेट पीते हैं यानी मज़ा लेते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं एक्टिव स्मोकर। एक्टिव स्मोकर वो हैं जो सिगरेट पीते हैं यानी पैसा खर्च करते हैं, सिगरेट खरीदते हैं और धुआं उड़ाते हैं। और कुछ लोग ये होते हैं वो देखते हैं कि दद्दा पी कैसे रहे, तो वो उनको पीते हुए देखते हैं। तो जब पीते हुए देखते हैं तो मज़ा उनको भी थोड़ा मिलता है, क्योंकि दद्दा जब पी के थोड़ा धुआं उड़ाते हैं तो खींच ये लेते हैं। तो वो पैसिव इनहेलर होते हैं एंड दीज आर द पैसिव स्मोकर्स। तो सर नुकसान दोनों को करती है, इसलिए सरकार ने कानून बना रखा है कि जहां 4 से ज़्यादा लोग हों वहां पर स्मोकिंग अलाउड नहीं है। स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, लेकिन जहां 4 लोग हों वहां पर आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो धुआं उड़ाएंगे वो 4 लोग को और मिलेगा। क्या तो हमारी वजह आई सिगरेट स्मोक। अब इसमें बात आई कि होता क्या है। अगर आप अपने रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल ट्री को याद करें तो जो हमारा एल्वेलर सैक था वो ऐसे था, ऐसे हमारे पास एल्वेलाई हुआ करती थी लाइक दिस, ऐसे। तो ये हमारी एल्वेलाई है। तो इनके बीच में पार्टीशन है, सेप्टल वॉल है ये, दिस वन पार्टीशन है यानी सेप्टल वॉल है ऐसे, दिस। तो यही सेप्टल वॉल हमारी रप्चर हो जाएगी एंड दिस कॉज द रप्चर। तो ये सेप्टल वॉल जो है ये देखिए हम रप्चर कर रहे हैं ऐसे, ये सेप्टल वॉल देखिए रप्चर होती जा रही, दिस वन। तो इसका मतलब इसमें हुआ एंड दैट इज रप्चर ऑफ द एल्वेलर वॉल, रप्चर ऑफ एल्वेओलर सेप्टल वॉल। जो इसके बीच में पार्टीशन है, सेप्टल वॉल है, वो रप्चर हो जाती है। इससे फायदा क्या होता है, जो टोटल सरफेस एरिया है वो तो बढ़ जाता है, लेकिन जो रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया है वो कम हो जाता है। एक तो डेफिनेशन यही है, आप टेक्स्ट बुक पढ़िएगा उसमें एक ही डेफिनेशन लिखे, मैं आपको एम्फाइसीमा की 2 डेफिनेशन बताऊंगा। तो पहले तो वजह बता दी हमने, फिर पहली बात बताई कि सर जो एल्वेलर के बीच में सेप्टल वॉल है, पार्टीशन है, वो पार्टीशन हट जाता है। जैसे एक कमरा ये है, बगल में दूसरा कमरा है, तो बीच में दीवार है तो पार्टीशन है। तो अगर हम दीवार हटा देंगे तो सरफेस एरिया तो बढ़ गया ना हमारा, यही कह रहा हूं। तो वही लिखा, दैट्स अ रप्चर ऑफ द एल्वेलर सेप्टल वॉल, दैट्स अ टोटल सरफेस एरिया इंक्रीज बट रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया डिक्रीज। दूसरा बात देखें, दूसरा एक इसका टर्म और कहलाता है, दैट इज अ लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लंग एल्वेलाई। लंग एल्वेलाई की जो इलास्टिसिटी है वो समाप्त हो जाती है। अगर वो समाप्त हो जाएगी तो सर यस, एक बार ऐसे एक्सपेंड किया हवा भरने के लिए, अगर इलास्टिक होता तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता। भाई इलास्टिसिटी इसी तो कहते हैं कि आपने एक्सपेंड किया फिर अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ गए, तो नहीं आ पाता है। दैट इज बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द लंग एल्वेलाई। तो ये भी एक वजह है। दोनों ही जगह पर, चाहे इस जगह को देखें और चाहे इस कंडीशन को देखें, दोनों ही सूरत में टोटल सरफेस एरिया बढ़ जाता है। एम्फाइसीमा हो जाएगा, इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी, तो रिकवरी ऑफ द इलास्टिसिटी इज अ वेरी डिफिकल्ट। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि सर सिगरेट स्मोकिंग ना करें, ना करें, ना किसी अगल बगल के दोस्त को करने दें, क्योंकि सिगरेट स्मोकिंग अगर कर रहे हैं तो सर पैसिव इनहेलर आप भी हैं और ऐसी ट्रबल आ सकती है। अब जरा तीसरी बीमारी पर आइए।
तीसरी बीमारी का नाम है ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज। ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज, इसको हम लोग नाम देते हैं दैट इज ओल्ड। आपकी किताब में हो सकता है लिखा हो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज, कोई फर्क नहीं पड़ता, लंग्स का मतलब पल्मोनरी डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीज, कुछ भी क्या लें। अब ऐसा क्यों कहा गया? यानी एक ऐसे रेस्पिरेटरी ट्रबल है दैट इज अपीयर इन द स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन। कुछ ऐसे व्यवसाय हैं जिस व्यवसाय में डस्ट पार्टिकल्स बहुत हैं, बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल निकलते हैं, और उस व्यवसाय में काम करने वाले लोग उस डस्ट पार्टिकल में एक्सपोज ज़्यादा होते हैं, लगातार एक्सपोजर है। जैसे मैं जो अब तो डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ तो डस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे, लेकिन अगर मैं चौक डस्टर से पढ़ाता, एक ज़माने में पढ़ाते थे, जब लोग चौक डस्टर से पढ़ाते थे तो जब रब करते थे तो बहुत सारा छोटे छोटा डस्ट पार्टिकल निकलता था, तो कई बार हमारे अंदर आ जाता था ब्रीदिंग के थ्रू। तो एक ऑक्यूपेशन था जिससे नुकसान था, लेकिन अब वो तो खत्म। लेकिन अब भी कई सारे ऐसे व्यवसाय हैं जहाँ पे बहुत फाइन डस्ट पार्टिकल निकलते हैं, जैसे कोल माइनिंग, जहाँ कोयले की खदान है उस जगह आप देखेंगे तो बहुत महीन महीन कोयले के पार्टिकल्स हैं। एस्बेस्टस की चादरें हैं कई जगह पर, जहाँ एस्बेस्टस की चादर काटी जाती है उस जगह बहुत डस्ट पार्टिकल निकलते हैं। कॉटन डस्ट बहुत जगह निकलती है, जहाँ बहुत ज़्यादा ग्राइंडिंग होती है उस जगह निकलती है। तो जहाँ पर आपके पास बहुत ज़्यादा फाइन फाइन डस्ट पार्टिकल हैं उस जगह पर इस तरह की प्रॉब्लम आम बात है। अब होता क्या है? अब होता ये कि जो डस्ट पार्टिकल हैं इस पर हमारी बॉडी एक्सपोज होती है। तो जब डस्ट पार्टिकल के सामने एक्सपोज होती है तो हमारा जो डिफेंस सिस्टम है ये इसके खिलाफ काम करता है। खराब चीज़ आई है तो सुरक्षा अच्छी होनी चाहिए। तो ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं ये डिफेंस सिस्टम हमारा जो है उनके जो है खिलाफ काम करता है। अगर हमारा डिफेंस सिस्टम बढ़िया है तो डस्ट पार्टिकल को नलिफाई कर देता है, लेकिन अगर हमारा डिफेंस सिस्टम कमज़ोर है, ये वीकर है काफ़ी ज़्यादा, तो सर समस्या शुरू हो जाती है। समस्या क्या शुरू होती है? जैसे ये हमारे पास लंग एल्वेलाई है, ऐसे देखें दिस वन, तो इसमें हम लोग के पास जो डस्ट पार्टिकल थे वो इकट्ठे होने शुरू हो गए। भाई अंदर मैक्रोफाजेस वगैरह हैं, आपको याद हो, जिन्हें हम लोगों ने डस्ट सेल के नाम से दिया था, तो इनको खा जाती हैं। लेकिन वही तो डिफेंस सिस्टम है। अगर वो डिफेंस सिस्टम हमारा वीक है तो ये डस्ट पार्टिकल यहाँ पे एक्यूमुलेट होंगे, और एक्यूमुलेट होने से अब समस्या शुरू होगी। समस्या ये होगी कि अब इनके बीच में फाइब्रोसिस शुरू होगी। दिस वन, लंग एल्वेलाई में फाइब्रोसिस शुरू होनी हो जाती है, दिस, and that will cause the lung fibrosis। और जब लंग फाइब्रोसिस शुरू हो जाएगी तो फेफड़ा एक्सपेंड नहीं कर पाएगा। जैसे हमसे आप कहें तो मैं बहुत फेफड़ा एक्सपेंड कर सकता हूं एज पर माई कैपेबिलिटी। ये देखिए काफी ज्यादा हमने फेफड़े को फुला दिया, क्योंकि जब फेफड़ा ऐसे बढ़ेगा, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, तभी तो हवा अंदर आएगी। अब आप फेफड़े का वॉल्यूम ही नहीं बढ़ा पाओगे क्योंकि फाइब्रोसिस हो चुकी है, तो हवा अंदर आ ही नहीं पाएगी। जैसे ही बढ़ाने की कोशिश करोगे जो फाइब्रस टिश्यू है वो उसको खींच देगा और उसको ज़्यादा बढ़ने ही नहीं देगा, तो आपको सांस में दिक्कत होगी। तो ऐसे लोगों को जो बीमारी कहते हैं दैट इज ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज। अब इसका एग्जाम्पल हम बताएं, जैसे बहुत सारा लेबर क्लास ऐसा है जो खदान में काम करता है, ग्राइंडिंग कर रहा है, 8 घंटे तो नॉर्मल ड्यूटी आवर्स हैं, लेकिन ओवर टाइम करता है अक्सर, क्योंकि वो कमाने जाता है। सोचता है कि घर जाके करना क्या, खाली खाना और सोना है, तो सोने के लिए 6-7 घंटे, खाने के लिए 2 घंटे, तो वो अक्सर डबल ड्यूटीज़ करता है। 8 के बजाय 12 घंटे या 16-16 घंटे काम करता है। तो 16-16 घंटे जब काम करता है, 16 घंटा वो डस्ट पार्टिकल का एक्सपोजर है, तो डिफेंस सिस्टम कितनी देर तक सहन करेगा? तो वो आपके पास लंग फाइब्रोसिस कॉमन सी बीमारी है उन जगह पर। तो इसीलिए एडवाइसेबल है कि जहां डस्ट पार्टिकल बहुत ज़्यादा होते हैं, जिन प्रोफेशंस में, जिन ऑक्यूपेशंस में, वहां एक बढ़िया से मास्क प्रोवाइड करने चाहिए जिससे हमारे यहाँ पर वो डस्ट पार्टिकल अंदर ना जा पाए। अब इनके नाम देते हैं, जैसे मैं एक नाम दूं आपको,
एक नाम आता है ब्लैक लंग डिजीज। ब्लैक लंग डिजीज कोल माइनर्स में होता है। ये यही है बीमारी, कोई अलग बीमारी थोड़ी ना है भाई। अंदर जाके कोयला इकट्ठा हो गया तो हमने कह दिया ब्लैक लंग डिजीज। ऐसे आपके पास एक बीमारी है दैट इज सिलिकोसिस। सिलिका जाके इकट्ठा हो गया तो सिलिकोसिस कह दिया। एस्बेस्टस के पार्टिकल जाके इकट्ठे हो गए तो एस्बेस्टियोसिस कह दिया। ऐसे कॉटन डस्ट जाके इकट्ठी हो गई तो बाइसिनोसिस कह दिया। तो ये जो नाम दिए जा रहे हैं ब्लैक लंग डिजीज, सिलिकोसिस, एस्बेस्टियोसिस, बाइसिनोसिस, ये सब यही हैं। इसलिए इन सब के लिए कॉमन सा टर्म इस्तेमाल किया जाता है, उसे कहते हैं न्यूमोकोनियोसिस। न्यूमोकोनियोसिस दिस। इन न्यूमोकोनियोसिस में सारी चीजें आ जाती हैं, कोई भी ऐसा डस्ट पार्टिकल, फाइन पार्टिकल दैट लीड टू द लंग फाइब्रोसिस। तो इसके लिए सलाह यही दी जाती है कि भाई आप मास्क का यूज करें जिससे आप में वो डस्ट पार्टिकल अंदर ना जा पाए। ये तो 3 बीमारियां ऐसी थी जो आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई हैं। मैं कुछ और बीमारियों की बात कर लूं, वो एक जनरल आपको जानना चाहिए। जैसे एक नाम आता है ब्रोंकाइटिस, बहुत आसान सा नाम है। तो आइटिस तो मतलब हम समझते हैं भाई इन्फ्लेमेशन होना चाहिए। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ व्हाट? इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई। और ये सबसे कॉमन है इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई। अक्सर स्मोक का जब हमें एक्सपोजर होता है तभी ये ऐसा हो पाता है, धुआं, स्मोक, इनमें। तो बड़े बड़े शहरों में जो मेट्रो सिटीज़ हैं उनमें ब्रोंकाइटिस बेहद कॉमन है। इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो रास्ता नैरो हो जाएगा, सांस लेने में तकलीफ होगी और अक्सर खांसी बनी रहती है। ऐसे एक दूसरा शब्द आता है हमारे पास, सर यानिंग। ये बीमारी नहीं है लेकिन फिर भी हम चाहते हैं इसको जान लें क्योंकि बहुत बातें हमको सुनने को मिलती हैं। जम भाई, अब हिंदी में कैसे कहते हैं मुझे नहीं पता। यानिंग, यानिंग का मतलब जमाई लेना। तो कई लोग ये सवाल पूछते हैं भाई हम जमाई क्यों लेते हैं? तो लड़का तुरंत कहता है सर आप अच्छा नहीं पढ़ाते हो, हम बोर हो जाते हैं इसलिए जमाई लेते हैं। अब ये गिल्टी तो फील होती है ना, तो हमने कहा हम आपको समझा ही दें कि हम अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, आप अच्छा नहीं पढ़ते हैं, वजह क्या है। तो पहले ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि यानिंग आती क्यों है, फिर बाद में तय करेंगे कि हम अच्छे नहीं या आप अच्छे नहीं। एक्चुअली क्या होता है, जबाई जो है क्या, तो हम लोग बहुत जब जबाई लेते हैं तो ऐसे कभी महसूस करेगा हम इंस्पिरेशन करते हैं, डीप प्रोलॉन्ग स्लो इंस्पायरेशन वाया माउथ। सर यही है जबाई। जबाई के लेते वक्त आप एक चुटकी में नहीं लेते हो, आप मुंह खोल दो, जितना ज्यादा मुंह खोल सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हवा को अंदर भरने की कोशिश करते हैं, धीमे धीमे 30 सेकेंड 40 सेकेंड इवन 1 मिनट या उससे भी ज्यादा कई बार। लेकिन अभी भी सॉल्व तो नहीं है प्रॉब्लम। आप भी अब भी कहोगे कि सर हम जबाई तो लेते हैं, तो हमको पता है क्यों लेते हैं ये तो बताओ। सर जबाई लेने की मुख्य वजह होती है कि आप में CO2 का लेवल बढ़ जाता है। अब आप कहोगे ठीक है मैं मान लिया, चलो बढ़ जाता है तो हम सब ब्रीदिंग कर लेना तेज। बिल्कुल यही बात हम भी कह रहे हैं, अगर आप में CO2 का लेवल बढ़ जाता है तो आपकी ब्रीदिंग रेट बढ़नी चाहिए। आपको पढ़ाया मैंने रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग में। लेकिन ब्रीदिंग रेट बढ़ने के लिए आपकी डायाफ्राम के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, बॉडी शुड बी इन एक्टिव फोर्स। जब हमारी ब्रीदिंग रेट बढ़ती है तो हम मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। और आप क्या कर रहे हैं कि सुबह उठे, ब्रश किया नहीं, चुपचाप आके क्लास में बैठ गए। तो आपकी अभी जो पूरा पोस्चर है, पूरी बॉडी की मसल्स हैं, वो रिलैक्स फेज में है, वो एक्टिव फेज में है नहीं। मम्मी ने ला के बैठा दिया कि बैठ क्लास करनी है, क्लास का टाइम हो गया। आंखें आपकी अभी आधी खुली हुई हैं, एकदम मसल्स ढीले ढाले ऐसे पड़े हुए। अब आप काम तो करने लगे क्योंकि अभी तक आप सो रहे थे और आप वहां चल कर आए, बैठा दिए गए, दिमाग चलने लगा थोड़ा, इसमें भी एनर्जी खर्च होने लगी। तो यानी इंटरनली आपकी मेटाबॉलिज्म बढ़ गई।
लेकिन फिजिकली आपको नजर नहीं आ रहा, मसल्स अभी भी उसी मोड में है कि अभी चल रहा है एसी, बढ़िया हम सो रहे। तो आप में जब मेटाबॉलिक रेट बढ़ने लगा तो CO2 का लेवल बढ़ने लगा। जब बढ़ने लगा तो आपकी बॉडी ने कहा भाई इसको निकाल, लेकिन आपके मसल्स उतनी एक्टिव कहां है, तो आपकी बॉडी स्लगिश पड़ी है। तो आपने यानी उस CO2 को बैलेंस करने के लिए हम निकालने की हिम्मत रखते नहीं, तो हम सोचते हैं यार उसको नलीफाई करने के लिए ऑक्सीजन अंदर डाल दो, एयर से हम अंदर इनहेल कर ले ताकि वो नलीफाई हो जाए। तो वजह समझ में आई, मैं नहीं हूं वजह, वजह आप हो। इसको मैं प्रमाणित भी कर दूं। अब आज के बाद कभी भी खत्म, आज टॉपिक हो रहा है लेकिन आप तो चीज़ों को याद रखोगे। कभी भी आपको जभाई आए तो महसूस करिएगा आप एकदम सुस्त रहते हैं उस समय। कभी देखा है कोई एथलीट दौड़ रहा हो खूब तेज और जभाई ले रहा हो ही नहीं सकता, जबकि दोनों की कंडीशन एक ही है। एथलीट में भी CO2 का लेवल बढ़ा है और आप में भी CO2 का लेवल बढ़ा है, लेकिन एथलीट की बॉडी जो है मसल्स एक्टिव मोड में है, तो वो ब्रीदिंग करने लगती हैं, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा देती हैं ताकि वो उसे नलीफाई कर सके। आपकी बॉडी एक्टिव नहीं है इसलिए आप जभाई ले रहे हो, यानी कंडीशन दोनों की एक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप मोड ऑफ, आप एकदम एक्टिव फेज में हैं और तब जभाई आए। इसका सलूशन ये है कि जब आपको लगे कि जभाई आ रही है तो तुरंत आप जो है हाथ पांव स्ट्रेच करिए, गहरी सी सांस लीजिए, देखिए अपने आप जभाई रुक जाएगी। आप क्लास करेंगे हमारे सेशन में, देखिएगा मैं तो एक्टिव हूं इस समय मोड में, एनर्जी के काम कर रहा हूं, मेटाबॉलिक रेट ज्यादा है, बट कभी मैं आपके सामने जभाई नहीं लूंगा, क्योंकि CO2 का लेवल तो हमारा ही बढ़ रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सर जैसे यूं मुड़ते हैं गहरी सी सांस लेते हैं, हम उसे मैनेज कर लेते हैं। तो इसलिए वजह मैं नहीं हूं, वजह कोई टॉपिक नहीं है, वजह कोई चीज नहीं है जिसको देख के जभाई आती हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक ही रीजन है सिर्फ, आपके शरीर में CO2 का लेवल बढ़ गया है और आपके मसल्स इज नॉट इन द मोड ऑफ एक्शन, एक्टिव फेज में नहीं है। इस वजह से आपको सर प्रोलॉन्ग इंस्पिरेशन करना पड़ता है। अब दूसरा शब्द एक और है, स्नीजिंग क्या है, छींकते हम कब हैं, छींकना कहलाता क्या है, पहले डिफाइन कर लें। सर वायलेंट, बहुत तेज, एक्सपायरेटरी, ब्लास्ट, बहुत जोरदार जो है हम ब्लास्ट करते हैं, एक्सपायरेटरी ब्लास्ट करते हैं सर, यस वही कहलाता है स्नीजिंग, जोर से छींकना। तो जोर से जब छींकने की बात आती है तो क्यों छींका हमने, होता है क्या, अगर मान लीजिए आपके नाक में, जैसे जो हमारा नेजल पैसेज है, इसमें कोई ऐसा पार्टिकल चला गया जिसके प्रति हम सेंसिटिव हैं, तो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सोचता है कि ना इसे अंदर नहीं लाना है, तो उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, तो जोर से एक्सपायरेशन करता है कि चल बाहर निकल, और इतनी जोर से प्रेशर आता है कि वो नाक से ही नहीं मुंह से भी आप बाहर निकालते हैं। तो ये सिर्फ तब हो सकता है जब आपको स्टिमुलेट किया जाए, यानी स्टिमुलेशन ऑफ नेजल म्यूकोसा। नेजल म्यूकोसा को जब स्टिमुलेट किया जाएगा तभी ये हो सकता है एक्सपायरेटरी ब्लास्ट। जैसे अगर आप कोई सो रहा हो, आप या जाग रहा हो, उससे बगल में कभी आप महसूस करें तंबाकू खाते हैं तो यूं यूं करते हैं, तो जब यूं करते हैं तो बहुत सारे पार्टिकल्स उसके केमिकल एयर में उड़ते हैं, जैसे ही आपके नाक के कांटेक्ट में वो आते हैं आप तुरंत छींकना शुरू कर देते हो, बिकॉज यू आर एलर्जिक फॉर दैट, यू आर सेंसिटिव फॉर दैट। वही जो तंबाकू खा रहा है वो यूं यूं करता रहता है, उसको कुछ नहीं होता, लेकिन चूंकि हमारी सेंसिटिविटी है इसलिए हम लगातार छींकते हैं और तब तक छींकते रहते हैं जब तक हम उसे बाहर निकाल न लें। एक और शब्द है इसी तरह का, उसे भी जान लें, दैट इज हिकअप। हिचकी कब आती है, क्योंकि कई लोग कहते हैं सर जब कोई याद करता है तब हिचकी आती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्पैस्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायाफ्राम, डायाफ्राम अगर अचानक बहुत तेजी से
स्पैज्म, जो अस्थमा में वर्ड बोला था, अचानक कॉन्ट्रैक्ट कर जाए तो बड़ी तेजी से हवा अंदर की तरफ आती है, उसी को हम कहते हैं हिचकी। स्पैज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम एंड यस दैट इज कॉज द हिचकी। वजह है कि भैया क्यों, तो यही तो नहीं पता किसी को। हाँ, कुछ वजह पता है। कभी कभी हम मिर्ची मसाले वाली चीज़ ज़्यादा खा लेते हैं, तो जैसे वो जाता है ईसोफेगस से गुजरता है, उसी के एडजेसेंट डायाफ्राम है, तो वो उसको स्टिमुलेट कर देता है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। अगर ये वजह है, कोई मिर्चा मसाले वाली चीज़ ईसोफेगस से जाके चिपक गई है, तो अब जब पानी पियोगे तो हिचकी रुक जाएगी। अक्सर हम पानी के बताशे खाते हैं तो कई बार ऐसा हो जाता है, या कभी मिर्ची वाली चीज़ सब्जी में मिर्चा ज़्यादा होता है तो ऐसा हो जाता है, बहुत चटपटी या तीखी चीज़ खा लें तो ऐसा हो जाता है। लेकिन हर बार हिचकी की वजह ये नहीं होती। कई बार तो हम आराम से बैठे होते हैं, कुछ खाते भी नहीं, तो भी हिचकी आने लगती है। तो उसकी वजह है कोई न्यूरल वजह ज़रूर है हमारे शरीर के अंदर, किसी वजह से जनरेट हुई, जिससे डायाफ्राम बार बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है। बस यही वजह है। इससे जब भी आप हिचकी की बात करेंगे तो किसी की याद से उसका लेना देना नहीं है। ओनली वन रीजन, स्पैज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायाफ्राम। अब वो डायाफ्राम किस वजह से स्पैज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, ये इंटरनल मैटर है। कोई डाइजेस्टिव मैटर भी हो सकता है और कोई न्यूरल मैटर भी हो सकता है। तो ये जो लास्ट में हमने आपको 4 टर्म बताए हैं, एंड जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, आपके टेक्स्ट बुक में वही 3 शब्द थे, इसलिए हमने अस्थमा, एम्फाइसीमा और ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज को पहले बताया। यस, दैट्स ऑल फॉर योर चैप्टर। ये चैप्टर आपका पूरा हो गया। इस चैप्टर के बाद अगर आपको कोई तकलीफ हो किसी टॉपिक में, कोई ऐसी चीज़ जो समझ में ना आई हो, तो हमारा जो माध्यम है उस माध्यम से आप कम्युनिकेट ज़रूर करें। ग्रेविटी कोचिंग इज़ वेल डेडिकेटेड टू गिव योर आंसर्स विच यू विल शो। जो आप कहोगे, बताओगे कि हम ये सर जानना चाहते हैं, एंड वी आर डेडिकेटेड टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। गुड लक।